नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था राष्ट्रपति जी के बारे में, जिसका वर्णन संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक है। पिछले वीडियो में मैंने 53 से 78 बोला हुआ है, आप उसको करेक्ट कर लेंगे, 52 से 78 तक है। जिसमें हमने राष्ट्रपति जी के निर्वाचन के बारे में, उनके चुनाव पद्धति के बारे में, निर्वाचक मंडल के बारे में, शपथ, पदावधि, महाभियोग आदि के बारे में बात किया था और कुछ अनुच्छेद भी देखे थे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है और वे उनका प्रयोग किस तरह से करते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन विशेष रूप से हम 7 शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, 7 प्रकार की शक्तियों के बारे में। इसमें पहला होता है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के नाम से सरकार सारे कार्य करती है। जैसा कि भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आदि आ जाता है। राष्ट्र मंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये सब आ जाता है। अगला है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति जो है वो संसद का सत्र बुलाते हैं। उनको सत्र को स्थगित करना होता है या सत्रावसान करना होता है, या संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाना, ये सब राष्ट्रपति का कार्य होता है। ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। और इसी में आ जाता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक चुनाव के बाद में संसद का जो पहला सत्र होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, और प्रत्येक संसद के सत्र के पहले अधिवेशन को राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। वे लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के किसी सदस्य को लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, अर्थात अध्यक्षता सौंपते हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है कि राष्ट्रपति जो 12 मनोनीत सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि विषयों के जो विद्वानों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। अगला है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ अर्थात राष्ट्रपति धन विधेयक को पूर्वानुमति देते हैं, अर्थात संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति जी की जो पूर्व अनुमति होती है वो आवश्यक होती है। राष्ट्रपति जी केंद्रीय बजट को, अर्थात जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, उसको संसद के समक्ष रखते हैं। अनुदान की कोई भी मांग होती है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना वो नहीं की जा सकती। जो आकस्मिक निधि होती है देश की, उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और और सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति जी वित्त आयोग का गठन करते हैं। न्यायिक शक्तियों में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। वे न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को निलंबित कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं या उसको टाल सकते हैं। अगला है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते जो होते हैं, जो बड़ी ट्रीटी होती है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी और समझौते होते हैं, वो सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, न कि प्रधानमंत्री के नाम से। अगला देखते हैं सैन्य शक्तियाँ। जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है, जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति होता है। और अगला है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो राष्ट्रपति जी घोषित करते हैं। जिसमें पहला है राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पे, अर्थात मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे कह सकते हैं। अगला है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लगाया जा सकता है, देश के किसी पर्टिकुलर भाग में, पर्टिकुलर हिस्से में, किसी राज्य में लगाया जा सकता है, किसी राज्य के किसी एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है। ये जो राष्ट्रपति शासन है वो उस अनुच्छेद 356 और 365 से संबंधित है। इसका विवरण दिया गया है 356 और 365 में। और वित्तीय आपातकाल तीसरा होता है, वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में दिया गया है।
वित्तीय आपातकाल आज तक देश में कभी लगाया नहीं गया है। राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, वीटो अर्थात वो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, या उसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर उसे संसद में पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि कोई भी विधेयक जो है, जब तक राष्ट्रपति जी के साइन नहीं हो जाते तब तक वो कानून नहीं बनता। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि स्वीकृति नहीं देना है तो वो अपने पास में संरक्षित रख सकते हैं। और वो अगर ऐसा सोचते हैं कि उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो उसे संसद में वापस भेजा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ साधारण विधेयक के साथ में होता है, धन विधेयक के साथ में नहीं। धन विधेयक के साथ में इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सदन में पेश किया जाता है। उसकी उस धन विधेयक को तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पहले ही मिल चुकी होती है, इसलिए वे धन विधेयक को नहीं रोक सकते या उस पर वीटो नहीं लगा सकते। वी, वीटो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अत्यंतिक वीटो कहलाता है एक, जिसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। दूसरा होता है एक निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का कहने का मतलब ये है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति सदन में वापस भेजते हैं पुनर्विचार के लिए, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन के लिए। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो अर्थात किसी विधेयक को न तो वापस भेजेंगे न अपने पास सुरक्षित रखते, इस प्रकार से सुरक्षित रखते अनिश्चित काल तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो शक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, या तो दोनों संसद का सत्र न चल रहा होगा कि संसद के किसी एक संसद का सत्र न चल रहा हो, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। तब अगर ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि कोई कानून बनाया जाना चाहिए, बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो इस संबंध में अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश केवल साधारण कानून के लिए जारी किया जा सकता है, संविधान संशोधन के लिए नहीं। संविधान संशोधन के मामले में अध्यादेश जारी नहीं किया जाता। आगे राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ 5 प्रकार की है, जिसमें से पहला है क्षमा। क्षमा मतलब किसी किसी दंड को पूर्णतः समाप्त कर देना, या किसी अपराधी को या दोष सिद्ध व्यक्ति को पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं। दूसरा होता है लघुकरण। लघुकरण में दंड के स्वरूप या प्रकृति को बदलकर कम कर दिया जाता है। और तीसरा होता है परिहार। परिहार का मतलब होता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया गया है या उम्र कैद की सजा है, तो उम्र कैद की सजा को कम करके कम अवधि की सजा दी जा सकती है। अगला होता है प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ होता है दंड का पर अस्थायी रोक। कहने का मतलब है कि मृत्यु दंड अगर किसी को दिया गया है और वो मेडिकली फिट नहीं है, मेडिकली फिट नहीं का मतलब या तो वो विकलांग है, या फिर मान लो कोई गर्भवती महिला है जिसको मृत्यु दंड की सजा मिली है, तो उसकी सजा को टाल करके बाद में कुछ समय बाद सजा दी जा सकती है। ये राष्ट्रपति की सारी शक्तियों के बारे में बात हो गई। अब हम राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, जिसमें से हम कुछ पहले पिछली क्लास में देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कुछ अनुच्छेद, जिनमें है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्य को बताया गया है। जैसा अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, रिक्त है, तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, जिसमें हमने पिछले थोड़ा पहले 5 शक्तियों के बारे में बात किया, क्षमादान की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह की बात की गई है। अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 85 में यह दिया गया है कि संसद का सत्र जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और भंग करते हैं। ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। और अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया है, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से लिखा गया है।
और अनुच्छेद 23 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति दी गई है, और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। किसी न्यायिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे अनुच्छेद और राष्ट्रपति की शक्तियाँ और सारे प्रावधान देख लिया है, और इसी प्रकार हम आगे अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे एक मोटिवेशन और मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाऊंगा। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर विषय पे वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।